हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वैसे तो आज थिंकर की वीडियो आने वाली थी। मैंने सोचा था कि दो थिंकर को मैं एक में कंबाइन करके मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगी, बट मुझसे हमारे एक पेड ग्रुप की बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है मनु जी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी और मुझे याद दिलाया कि एक टॉपिक है डेमोग्राफी से रिलेटेड, तो वो मैंने ग्रुप में शायद छूट गया होगा, मैंने कवर अप नहीं करवाया है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी मैं कवर करा दूं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं अगर ग्रुप में कराऊंगी तो सिर्फ ग्रुप के बच्चों को मिलेगा, बट ये इम्पॉर्टेंट थेरीज़ हैं जो कि शायद मैंने अभी तक इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाया है, तो बाकी बच्चों को भी इससे रिलेटेड चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर यूट्यूब पे ही इसी को आज कवर करवा देते हैं। तो थियरी बताने की बजाय मैंने सोचा कि क्वेश्चन के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं और साथ में मैं इसके रिलेटेड जो थियरी होगी वो भी एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो इसको बिल्कुल वीडियो को अच्छे से समझिएगा। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इससे संबंधित सिद्धांत हैं उनको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो बिल्कुल एकदम कॉपी पेन ले करके साथ साथ में नोट करते चलिएगा। जो चीज़ पता है वो चीज़ अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, कुछ नया लग रहा है तो उसको नोट करते चलिएगा। जो भी थियरीज़ में समझाती जाऊँगी उनको नोट डाउन करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर कोई न्यू फ्रेंड्स हैं तो उनको शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने डेमोग्राफी का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया था? ठीक है, डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी जो कि जनसंख्या से संबंधित जो अध्ययन होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनसे रिलेटेड जो साइंस होता है उसको बोलते हैं। तो डेमोग्राफी का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सिद्धांत यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो जैविकीय उद्विकासीय सिद्धांत है, इसको हिंदी में ये कहेंगे, तो वो किसने दिया था? ऑप्शन है थॉमसन, दुर्खीम, स्पेंसर एंड माल्थस। तो डेमोग्राफी का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी ये किसने दिया था? थॉमसन, दुर्खीम, स्पेंसर या फिर माल्थस। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आंसर नहीं देखती, मैं आंसर देखती हूँ आप लोगों के। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी आईडी से आंसर्स आप लोगों के देखती हूँ कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, और जहाँ भी मुझे लगता है तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बीच में टोकती भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके आंसर नहीं देखती या मैं आपके कमेंट नहीं देखती, बट अगर आप लोग वैसे बोल रहे थे ना कि बिल्कुल उस तरीके से लाइव आके, तो उस तरीके से टाइम बहुत जाता है कि मैं सिर्फ आपके कमेंट ही देखती रहूं और पढ़ाऊं नहीं, तो वो चीज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वो एक तरीके से दिक्कत करेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, उतना टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? डेमोग्राफी का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? थॉमसन, दुर्खीम, स्पेंसर या फिर माल्थस। तो देखिए यहाँ पर आपको दो की टर्म मिल रहे हैं, एक तो बायोलॉजिकल की बात हो रही है और दूसरे इवोल्यूशन की बात हो रही है। तो एक तो जीव का उद्विकास की बात यहाँ पे सिंपली हो रही है, तो आपको बहुत ही इजीली समझ जाना चाहिए कि कौन होंगे इसके राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, यानी कि स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर इसका राइट आंसर है, डेमोग्राफी का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अब ये होता क्या है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। तो इसमें दुर्खीम ने कहा था कि जैसे दुनिया में जितने भी प्राणी हैं तो सभी की फर्टिलिटी रेट अलग अलग है। मतलब फर्टिलिटी रेट समझते हो? प्रजनन क्षमता की, कौन कितने बच्चों को जन्म दे सकता है, इसको बोलते हैं प्रजनन क्षमता या फिर फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो सभी की फर्टिलिटी रेट अलग अलग होती है। तो स्पेंसर ने कहा था कि जो जीव जितना छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा उसकी फर्टिलिटी रेट उतनी ही अधिक होगी। तो जब एवोल्यूशन की बातें करते हैं ना, तो एक दिशा में निरंतर क्रम में,
तो पहले छोटा जीव है तो उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बच्चों को जन्म दे सकता है। जैसे आप कोई भी जीव ले लो, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो वो देखो जब भी उनके जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे वो विकास की तरफ बढ़ता जाता है तो उसके जो प्रजनन क्षमता होती है वो कम होती जाती है। जैसे मनुष्य की कम होती है, उसके बजाय जो जीव जंतु होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो जीव जितना छोटा होगा उसकी फर्टिलिटी रेट उतनी ही अधिक होती है। ये है इनका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थियरी, ठीक है। इन शॉर्ट एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो इसका राइट आंसर है स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कुलर थ्योरी, यानी कि ये इसको कह सकते हैं, ये भी एक बायोलॉजिकल थ्योरी ही है, ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरी से संबंधित है सर्कुलर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी, या इसको कह लो कि डेमोग्राफी में बायोलॉजिकल सर्कुलर थ्योरी से कौन संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है स्पेंसर, दुर्खीम, ड्यूमो और गिनी। तो कौन इससे संबंधित है? ये जो चक्रीय सिद्धांत था एक तरीके का जैविकीय से संबंधित, डेमोग्राफी से संबंधित, तो इससे कौन संबंधित है? स्पेंसर, दुर्खीम, ड्यूमो या फिर गिनी। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी स्पेंसर का था। सर्कुलर थ्योरी किसका होगा फिर? बायोलॉजिकल सर्कुलर थ्योरी किसका होगा? जल्दी से बताइए। स्पेंसर, दुर्खीम, ड्यूमो और गिनी, तो ये किसका होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर। चलिए आंसर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये गिनी का है, ठीक है। सर्कुलर थ्योरी ये जो बायोलॉजिकल डेमोग्राफी से संबंधित है तो इसको दिया था गिनी ने। इन्होंने क्या कहा था कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो एक चक्र में चलती है। कैसे? तो जैसे जब समाज अर्ली स्टेज में होता है, मतलब प्रारंभ में होता है, शुरू में जब सोसाइटी में जनसंख्या थोड़ा सा कम होती है तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अर्ली स्टेज में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। फिर जब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी, ये गिनी कह रहे हैं, ठीक है। तो जब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी देन वहाँ पर क्या होगा कि कुछ कुछ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, कुछ कुछ इकोनॉमिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। मतलब जैसे कि जब लोग ज़्यादा हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो समाज में भी अनेक तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्लस आर्थिक स्थिति उनकी उतनी बेहतर नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से वो थोड़ा दिक्कतें महसूस करेंगे, और इंडस्ट्रियल भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो जब भी अर्ली स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उनको सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं से जूझ करके फिर से क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ फिर कम हो जाती है। मतलब जनसंख्या फिर से कम हो गई, और कम हो गई तो वहाँ पर फिर से एक तरीके से कम हुई ना, फिर से बढ़ेगी, फिर उसके बाद सामाजिक समस्याएं। तो ये एक चक्र की भांति चलता रहेगा। तो ये दिया था गिनी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पदार्थों की पूर्ति में संतुलन के लिए प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स, ये चेक्स का मतलब एक मेथड या एक तरीका, इनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। किसका सिद्धांत ये मानता है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पदार्थों की पूर्ति में अगर हमें संतुलन चाहिए तो प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स को अपनाना पड़ेगा? ऑप्शन है गिनी, थॉमसन, डेविस या फिर माल्थस। गिनी, थॉमसन, डेविस या फिर माल्थस। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें दो ऐसे कीवर्ड आपको मिल रहे हैं जिनसे कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कौन से हैं वो कीवर्ड? जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पदार्थों की पूर्ति। ये कोरिलेशन किसने बताया था? अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका राइट आंसर है डी, माल्थस। माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन जो खाद्य पदार्थों की पूर्ति है, यानी खाद्य पदार्थ जो हैं
वो थोड़ा धीमी गति से बढ़ते हैं। तो अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो फिर प्रकृति को कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आप कह सकते हो आजकल आ रही है, कोरोना महामारी चल रही है, बहुत सारे लोगों की बेचारे की डेथ हो रही है। एंड और भी बहुत सारे चक्रवात वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहते थे माल्थस कि या तो हम खुद से जनसंख्या को नियंत्रित कर लें या फिर प्रकृति नियंत्रित करेगी। तो अगर हम खुद से नियंत्रित कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसको इन्होंने पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक, ये दो तरीके इन्होंने बताए थे। तो इन्होंने कहा था कि जनसंख्या बढ़ती है 2, 4, 6, 8 ऐसे इस तरीके से, और खाद्य पदार्थ है वो कैसे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस गति से। तो एक तरीके से वो बहुत ही पीछे पिछड़ जाते हैं और जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से आगे निकल जाती है। तो लोगों को खाद्य पदार्थों की पूर्ति में दिक्कत होगी अगर हमने जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल नहीं किया। तो ये सिद्धांत था माल्थस का। ठीक है, बहुत ही फेमस थियरी है माल्थस की। आई होप आप लोगों ने इसके संबंधित थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले भी। तो ये है आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेमोग्राफी का आहार सिद्धांत, इसको बोलते हैं डाइट थियरी। डाइट थियरी या फिर आहार सिद्धांत ये किसने दिया था? ऑप्शन है थॉमसन, गिनी, डबलडे या फिर डेविस। तो किसने डेमोग्राफी से संबंधित या कह लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित ये डाइट थियरी या आहार सिद्धांत दिया था? थॉमसन, गिनी, डबलडे या फिर डेविस। तो ये किसने दिया था? बताइए जल्दी से इसका आंसर। और इसका आंसर है सी, डबलडे का आहार सिद्धांत या डाइट थ्योरी इसको बोलते हैं। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं, मतलब जो थोड़ा कम आहार लेते हैं, कम भोजन ग्रहण करोगे तो थिन होगे ना, ये ऐसा मान्यता है। तो जो लोग थोड़ा थिन होते हैं, पतले होते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है, उनकी फर्टिलिटी रेट अधिक होती है। जबकि जो लोग थोड़ा फैटी होते हैं, थोड़ा ज़्यादा हेल्थ जिनकी होती है, जो ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं, तो उनकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। मतलब थिन लोगों की फर्टिलिटी रेट अधिक होगी और फैटी लोगों की फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, ये मानना था डबलडे का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो बहुत ज़्यादा जो फैटी लोग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मिसकैरेज की। तो ये थियरी यहाँ पर आप इसको लागू कर सकते हो। तो ये इन्होंने दिया था आहार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन कंज्यूमशन थियरी। प्रोटीन कंज्यूमशन थियरी, ठीक है, यानी प्रोटीन ग्रहण करने से संबंधित सिद्धांत, ये जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? प्रोटीन कंज्यूमशन थियरी काफ़ी फेमस है। अच्छा, गूगल का यूज़ मत करिएगा, अपना ऐसे ही सॉल्व करिए और ऐसे ही समझिएगा। डबलडे, कैस्ट्रो, ड्यूमो एंड गिनी। प्रोटीन कंज्यूमशन थियरी ये किसने दी थी? डबलडे, कैस्ट्रो, ड्यूमो या फिर गिनी। ये किसने दिया था? और इसका जो राइट आंसर है क्या है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है बी, ये कैस्ट्रो का सिद्धांत है प्रोटीन कंज्यूमशन थियरी। ठीक है, कि अगर आप अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे, मतलब जो लोग जिनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करने से आपकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। तो इस पे इन्होंने एक जो इनका शोध था, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इसीलिए अभी थोड़ा कंट्रोल हो गई है क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं। ये कैस्ट्रो ने कहा था। और वो लोग ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं। जो लोग थोड़ा गरीब होते हैं, पुअर लोग होते हैं, तो उनको प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। उनका लीवर फंक्शन और जो फर्टिलिटी रेट है ये इन्होंने एक तरीके से कोरिलेट करके बताया था और कहा था कि जो लोग कम प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं वो लोग अधिक फर्टिलिटी रेट उनकी होती है और वो लोग ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देते हैं या ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। तो जैसे अमीर लोग होते हैं तो उनके डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ इन्होंने कही थी विकसित देशों में। और जो गरीब लोग होते हैं तो उनके अधिक बच्चे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको सही प्रकार से भोजन नहीं मिल पाता है।
ठीक है। तो उनकी दूसरे तरीके की हंगर यानी कि उनकी जो दूसरी नीड्स है वो ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है और वो बच्चों को ज़्यादा जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत, ठीक है, ये किसने दिया था? ऑप्शन है डबलडे, सैडलर, ड्यूमोंट या फिर डेविस। ये काफ़ी फेमस थियरी है। इसका आंसर आई होप आप लोगों को पता होगा। सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। किसने दिया था? डबलडे, सैडलर, ड्यूमोंट या फिर डेविस। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ड्यूमो। अच्छा, यहाँ पर वो लुइस ड्यूमो नहीं है, ये अर्सेंट ड्यूमो है। ए ड्यूमो इनको लिखा जाता है। ए ड्यूमो मतलब अर्सेंट ड्यूमो, ठीक है। लुइस ड्यूमो दूसरे हैं और अर्सेंट ड्यूमो दूसरे हैं। इन्होंने दिया था सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत कि जो जितना ज़्यादा सिविलाइज्ड पीपल होगा या फिर जो जितना ज़्यादा संस्तरण में ऊंचाई पर होगा, संस्तरण समझते हो, हायरार्की, समाज में जो हायरार्की है, ऊंच नीच का जो क्रम है कि वो बड़े लोग हैं, फिर वो लोग छोटे लोग हैं, या फिर उनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, उनको थोड़ा कम सम्मान मिल रहा है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हैं, वो थोड़ा कम है। तो जो जितना उच्च होगा संस्तरण में, जो जितना उच्च होगा, जो जितना ज़्यादा सिविलाइज्ड होगा, जितना ज़्यादा ऊंचे पर होगा, सिविलाइज्ड होगा। उन्होंने ऐसे बताया था, ऐसे कि यहाँ पर चोटी पर जो लोग हैं इनमें जनसंख्या वृद्धि ये लोग थोड़ा कम करते हैं, इनमें बच्चों को ये लोग थोड़ा कम ही देते कि ज़्यादातर मतलब जो ये लोग होते हैं तो एक दंपत्ति के एक ही बच्चा है। और यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, थोड़ा जो कम सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, जो सबसे कम है, संस्तरण में सबसे नीचे स्थित हैं, तो वो लोग बच्चों को ज़्यादा जन्म देते हैं। तो ये इन्होंने कहा था। जो शीर्ष पर है केशिकत्व यानी जो सबसे चोटी पर है, शीर्ष पर है, वहां पर बच्चों को वो लोग कम जन्म देते हैं। सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत इनका। अगला क्वेश्चन है, यदि जनसंख्या वृद्धि से भोजन की मांग बढ़ेगी तो लोग उसको पूरा कर लेंगे। ये ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी किसकी थी? ये आशावादी विचार किसका था? वैसे तो जितने भी सिद्धांतकार हुए हैं उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को रोकिए वरना फिर आहार मतलब पूरा नहीं पड़ेगा और नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन एक ऐसे सिद्धांतकार भी हुए जिन्होंने माना कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब अगर हमारी आवश्यकता है तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे और उनको पूरा भी कर लेंगे। मतलब वो जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि एक मुंह भगवान देते हैं तो दो हाथ देते हैं, तो ऐसा ही कुछ विचार था इन सिद्धांतकार का कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफल होंगे, यानी उनकी आवश्यकताएं पूरी भी हो जाएंगी। तो खाद्य पदार्थों या भोजन की मांग को वो लोग पूरा कर लेंगे। ये किसका मानना था? डबलडे का, ड्यूमो का, माल्थस का या फिर सैडलर का? ऑप्शन है डबलडे, ड्यूमो, माल्थस या फिर सैडलर। और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सैडलर का मानना था कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है भोजन की मांग बढ़ेगी, लेकिन लोग उस मांग को पूरा कर लेंगे, वो उसके लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफल भी होंगे। तो एक तरीके का बहुत ही आशावादी विचार था। तो ये दिया था सैडलर ने। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से कौन संबंधित है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से कौन संबंधित है? इसमें से कौन है जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से संबंधित है? ऑप्शन सैडलर, माल्थस, थॉमसन एंड नोटेस्टीन एंड ड्यूमो। इसमें से कौन है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से संबंधित है? सैडलर, माल्थस, थॉमसन एंड नोटेस्टीन या फिर ड्यूमो? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन एंड नोटेस्टीन। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो इसमें इन्होंने कहा, इसको हिंदी में कहते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसमें जो इसके दो कह सकते हो कि दो तरीके के विचारक, इसमें दो मत हो गए थे। पहले के जो विचारक थे तो उन्होंने माना था कि 4 चरण होते हैं, फिर बाद में जो ये थॉमसन नोटेस्टीन आए थे तो इन्होंने कहा था कि 5 चरण होते हैं संक्रमण के। तो जनसंख्या संक्रमण के थॉमसन एंड नोटेस्टीन ने कितने चरण माने थे? 5 चरण। और इससे पहले के विचारकों ने 4 चरण माने थे। तो नोटेस्टीन ने बताया, ये थॉमसन नोटेस्टीन ने, कि प्रारंभ में
जो बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट होती है ये दोनों ही हाई होते हैं। मतलब जन्म भी ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है, बराबर है। लेकिन फिर बर्थ रेट तो हाई रहती है, जन्म तो ज़्यादा हो रहा है दूसरी स्टेज में, लेकिन फिर जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर लास्ट में पांचवी अवस्था में क्या होता है, ये होते होते फिर पांचवी अवस्था में ये होता है कि बर्थ रेट वैसे ही मतलब ऊपर ही रहती है, लेकिन डेथ रेट एकदम घट के नीचे आ जाती है, यानी लोगों की डेथ रेट बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अभी कह सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में है, तो इतना ज़्यादा दवाइयों का थोड़ा सा आविष्कार हो गया है और बहुत सारी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो बर्थ रेट के मुकाबले डेथ रेट कम है। अभी ये कोरोना महामारी को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले का जो टाइम था उसको हम कह सकते थे। तो ये बताया था थॉमसन एंड नोटेस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म दिया था? ड्यूमो, सैडलर, डेविस या फिर कैस्ट्रो? किसने जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म दिया था? ड्यूमो, सैडलर, डेविस या फिर कैस्ट्रो? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर है सी, डेविस। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म ये किंग्सले डेविस से संबंधित है और इन्होंने ये जो मैं अभी समझा रही थी आपको, ये जो सिद्धांत था कौन सा, ट्रांजिशन थियरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, इसका जो मैंने अभी बताया था कि जो थॉमसन नोटेस्टीन थे उन्होंने 5 चरण माने थे, लेकिन जो आपके डेविस थे इन्होंने 4 चरण ही माने थे। कितने? 4 चरण माने थे। और वहीं पर इन्होंने बताया था कि एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ना तो बढ़ रही होती है ना ही कम हो रही होती है, यानी कि जन्म दर भी एकदम समानांतर है और मृत्यु दर भी एकदम समानांतर, तो ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, बराबर हो रही है, तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये चीज़ डेविस ने ये टर्म दिया था, डेविस से संबंधित है ये सिद्धांत। अगला एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको कहा जाता है? डेमोग्राफी का पिता ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन है जॉन डोलार्ड, जॉन ग्रांट, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर माल्थस। फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको कहा जाता है? जॉन डोलार्ड, जॉन ग्रांट, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर माल्थस? जल्दी से आंसर बताइए इसका। और इसका राइट आंसर है बी, जॉन ग्रांट को कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी। तो ये थे आज के क्वेश्चन के साथ में मैंने कोशिश करी है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करूं ताकि आपको साथ साथ में आपका रिवीजन प्रैक्टिस दोनों ही हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी चीज़ आपको कमेंट करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में किया करिए। जैसे कि आपको अगर अपना स्कोर कमेंट करना है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए। एंड बाकी अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट किया करिए, वो चीज़ मुझे ज़्यादा सही लगेगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए।